भाइयों और बहनों, जैसा आप सब लोगों को पता है कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन वो स्वतंत्रता संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। वो कुछ नेताओं के समझौते के कारण स्वतंत्रता मिली थी और उस स्वतंत्रता से हमारा देश खंडित हो गया था और वो खंडित होकर भागों में बट गया, जिसमें से एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बना। इससे पहले भी हमारे कई विभाजन हो चुके थे। तो सबसे पहले हम ये वर्णन करेंगे कि अखंड भारत की जो परिकल्पना है हमारे आरएसएस के संस्थापक मोहन भागवत ने क्या की है और इसके हम का वर्णन कि ये अखंड भारत कैसे बन सकता है, इस पर हम भविष्य में कई एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये परिकल्पना आई कहां से? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है क्योंकि हमारा इतिहास चंद्रगुप्त काल से और चाणक्य के टाइम से अखंड भारत की परिकल्पना पर विचार करता रहा है और हमने करके भी दिखाया है। कभी अफगानिस्तान से शकुनी जी महाभारत में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए आया करते थे। तिब्बत पर भी हमारा रक्षा का अधिकार था। यहां तक कि मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री ने एक बार अपनी बुक में लिखा है कि नेपाल के राजा ने हिंदुस्तान में मिलने का प्रश्न उठाया था, लेकिन कांग्रेसी सरकार ने उसका समर्थन नहीं किया। अगर हम अपने संस्कृत के श्लोकों का वर्णन करें तो हमारे समक्ष एक श्लोक हिंदू धर्म में कथा के टाइम सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्व्रत देशो तरगते। ये श्लोक कहता है कि जो जम्बू द्वीप था वो 7 द्वीपों से मिलकर बना था, जिसे भारत का खंड कहा जाता है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता का भी प्रमाण मिलता है। जिस तरह आपको पता हो गया कुछ ही काल पहले यूएसएसआर से 15 देश अलग हो गए और केवल रूस ही रह गया, उस तरह ही हमारे देश अखंड भारत में कई देश मिले हुए थे और वो देश अलग हो गए, जिसमें म्यांमार, जिसको बर्मा कहते हैं, लंका 1935 तक दिल्ली से शासित किया जाता था। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि पावर अगर अखंड भारत से देश में आएगी तो पावर से देश में शांति आती है और हमारा देश बलशाली होता है। वीर सावरकर ने अखंड भारत के बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं और उन्होंने ही अखंड भारत की नींव
रखी थी। जिस तरह यूरोप के देशों में यूरो की करेंसी चलती है, एक ही वीजा या पासपोर्ट होता है, उसी तरह की अगर व्यवस्था हमारे सभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, नेपाल सभी देशों में चलेगी तो हमारा देश भी यूरोप की करेंसी की तरह सशक्त होगा। अब हम सबसे पहले आरएसएस की कल्पना का पर विचार करते हैं। आरएसएस का जो प्रार्थना है, जो अपने शाखाओं में वो कराते हैं, उनका प्रथम श्लोक है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। इसको अगर पूरी तरह आत्मसात किया जाए तो हमारा भारत अखंड भारत की परिकल्पना के बिना अधूरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का बयान है कि अखंड भारत 15 से 25 सालों में निर्मित हो सकता है अगर हम प्रयास करें। मोहन भागवत जो सरसंघ चालक हैं, उनका अखंड भारत कैसा होगा, यह प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है। अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत तक हमारे इतिहास में इसके प्रमाण हैं, जिसका स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है। महर्षि ऋषि अरविंद ने आज से स्वतंत्रता काल के दौरान ही ये घोषणा कर दी थी कि अखंड भारत बनकर रहेगा और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो अब अखंड भारत की परिकल्पना कई प्रकार से की जा सकती है। पहली परिकल्पना में क्या होगा, पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा और चौथा अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये अलग अलग एपिसोड में हम आपको बताते रहेंगे। सात द्वीपों से मिलकर जंबो द्वीप बना है। अखंड भारत के रास्ते में बाधाएं तो हैं, लेकिन इन बाधाओं को हम अपनी योजनाओं से प्रशस्त कर सकते हैं। कानून के जानकार फैजान मुस्तफा ने लीगल एडवाइस दी है कि अखंड भारत एक संस्कृति का नाम है, जो कि हमारे संविधान के हिसाब से संभव है। ये केवल दिलों का मामला है, क्योंकि हमारी संस्कृति समान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पर एक किताब लिखी थी और इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया था। सबसे बड़ा बात तो यह मुस्लिम देशों से ज्यादा भारत में स्वतंत्रता है और भारत का डिवीजन केवल लीडर्स की गलतियों के कारण हुआ, जबकि वहां की जनता भारत का विभाजन नहीं चाहती थी। अतः इस विचार के साथ हम अगले एपिसोड में इसकी व्याख्या करेंगे कि अखंड भारत का प्रथम समायोजन कैसे होगा, और इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।